सुबह बखैर नाजरीन, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको बाखबर करे, हालात वाक़ात से बाखबर करे, ख़बरों से बाखबर करे। और आज भी ये सिलसिला इसी तरीके से 10 बजे तक आपके साथ रहेगा, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा आपके साथ करेंगे। आज बुधवार का दिन है, 12 मार्च है, और इस उम्मीद के साथ कि जब आज हम आपके सामने आए हैं तो आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से रूबरू करवाएंगे, बल्कि आलमी सतह पर इस वक्त की कुछ अहम तरीन बड़ी खबरें आ रही हैं। और ये बड़ी खबरें कल रात से गर्दिश में हैं। अभी ताज़ा तरीन तफसीलात वहाँ पर क्या कुछ है उन खबरों पर, वो आपको अपडेट करेंगे। आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात एक केस के हवाले से आपको बात बताएंगे, क्योंकि मामला सियासत का है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का है और अदालत का है, यह भी आपके सामने रखेंगे। फिर ऐवान की कार्रवाई में क्या कुछ हो चुका है और आज शोर शराबा क्यों होगा। कल हमने आपको बताया था कि डेलीवेजर्स के मामले पर वजीर आला साहब शायद बयान देंगे और बयान आया भी, लेकिन आज भी हंगामा नहीं थमेगा। कुछ ऐसे मामलात होंगे असेंबली के अंदर जो आज उठेंगे। थोड़ी बहुत झलक हम आपको पहले ही बता देंगे। 10 बजे के बाद ऐवान की कार्रवाई से आपको रूबरू भी करवाएंगे। मुल्की सतह पर भी कुछ अहम तरीन मामलात हैं, तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे एक वन बाय वन, और तजिया तबसरा भी आपके साथ करेंगे। लेकिन फटाफट से आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आएंगे। और वेबसाइट्स पर जब आप आएंगे तो वहाँ पर सिर्फ आप खबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अपना तजिया भी करेंगे, इनबॉक्स में हमें अपडेट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे उसको, ताकि दुनिया भर तक हालात वाक़ात की सही अक्कासी जा सके। तो प्रोग्राम का तय फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की, और उसके बाद खबरों का खुलेगा पिटारा, क्योंकि अगवाकारियाँ भी हुई हैं, सियासी उफक पर बड़ी चीजें भी हुई है। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, सबसे पहले आएंगे आपके सामने आसिफ रशीद। चलिए आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करते हैं। आज मार्च की 12वीं तारीख है, साल 2025। लेकिन माजी में कुछ अहम वाकयात हुए। 1872 में आज ही के दिन जनरल लॉर्ड मेव को कत्ल करने वाले शेर अली को फांसी दी गई। और ये वो शख्स था जिसने हिंदुस्तान के अंदर, कहा जाता है कि बहुत बड़ा स्टेट्समैन रहा है ब्रिटेन का, लेकिन हिंदुस्तान में एक तवील मुद्दत तक रहा है, यहाँ खिदमत अंजाम दी है। लेकिन बीच में हिंदुस्तानियों के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ काम करने पर बाद में जाकर नाराजगी मुसलसल बढ़ी और कत्ल किया गया। 2008 में मरकजी काबीना ने नागालैंड में सदर राज को मंसूख करने का फैसला आज के दिन किया। 1954 में भारत सरकार ने साहित्य अकेडमी आज के दिन कायम की, और अदबी खिदमत अंजाम देने वाले लोगों को आज के दिन उनकी तारीफ भी एक तरह से हुई। 2009 में एयर मार्शल DC कुमारिया, जो कि फिजाइया में पहले ऑपरेशंस डायरेक्टर के ओहदे पर आज ही के दिन फाइज हुए थे। 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म आज के दिन बनी। साल 1993 मार्च की 12वीं तारीख मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों में सैकड़ों लोग आज के दिन मारे गए, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम का नाम सुर्खियों में आया। 2003 में आज से 22 बरस कबल बलग्राद में सर्बिया के वज़ीर आज़म जोरान जंडी का कत्ल आज के दिन हुआ। इसके 3 बरस बाद 2006 में इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हुई, जिसमें बाद में जाकर उनको फांसी की सजा अदालत से ही सुनाई गई। 26 बरस कबल 1999 में 20वीं सदी के मशहूर वायलिन बजाने वाले यहूदी मानोहिन का इंतकाल आज के दिन हुआ था। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमले आज के दिन किए। साल 2018 में US बंगला एयरलाइन का एक तैयारा नेपाल के त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह हुआ, और उड़ान भरते ही जैसे ही ये फ्लाइट गिरी तो तमाम 51 के 51 मुसाफिर, जिनमें 4 क्रू मेंबर्स भी थे, अपनी जान गंवा बैठे। साल 1960 दिन आज का हिंदुस्तानी बाबा नाम से जाने जाने वाले मुसन्निफ और संस्कृत स्कॉलर मोहन सेन का इंतकाल आज के दिन हुआ था। उनकी बरसी आज याद, और अदबी खिदमत से जो उनकी हैं उनको खास तौर से याद किया जा रहा। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़े वाकयात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और खबरों की शुरुआत करते हैं। आज बैनुल-अक़वामी खबरों पर पहली एक नज़र, और सबसे पहली खबर सरहद के उस तरफ से पाकिस्तान आपको लिए चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली बार जब हम आएंगे इसी दिन पर आपके सामने आएंगे तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे का हिस्सा होगा, क्योंकि अगवाकारी हुई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 400 लोगों को अगवा किया गया। और चलती ट्रेन को अगवा करने की खबर कल बाद सुपहर
पाकिस्तान से सामने आई और बलोच आर्मी ने इस बात का दावा पेश किया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस ट्रेन गाड़ी को जो जाफर एक्सप्रेस चल रही थी उसको अगवा किया है, और न सिर्फ अगवा किया बल्कि मूसलाधार गोलियां चली हैं, जबरदस्त फायरिंग हुई है, और फायरिंग के नतीजे में इब्तिदाई तौर पर मारे जाने वाले लोगों की तस्दीक भी बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने खुद कर दी है। बलोच आर्मी का मानना है कि जनाब ये अगवाकारी जब हुई है तो इसके अंदर जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं उनको मार दिया जाएगा एक एक करके, अगर फौज की तरफ से पेशकदमी की गई है। फिलहाल जो कार्रवाई रात देर गए पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से की गई है, 16 मिलिटेंटों को मारे जाने की खबर पाकिस्तानी ज़राए अबलाग चला रहा है कि 16 वो इंतहा पसंद जिन्होंने इस ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है उनको मार दिया गया है। 400 से ज्यादा मुसाफिर ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया जी। जाफर एक्सप्रेस जो बलोचिस्तान के इलाके के अंदर अगवा की गई है। अब इंतहा पसंद जो है बलोच लिबरेशन आर्मी का जो खुसूसी दस्ता है जिन्होंने इसको अगवा किया है, उनका मानना है कि उनके कुछ साथी पाकिस्तान की कैद के अंदर है, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। और ये ट्रेन एक टनल के अंदर फंसी पड़ी है जहां पर ऑपरेशन दर्द-ए-सर बन रहा है पाकिस्तानी अफवाज के लिए। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि फिजाइया पाकिस्तान का जो है उन्होंने ड्रॉप इन करने की कोशिश की, जिस दौरान काफी बड़े पैमाने पर गोलीबारी की खबरें वहां से इस वक्त ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक तो पहला ये जब ट्रेन को रोका गया टनल में, उससे पहले एक धमाका होता है, अचानक से ट्रेन रुकती, फिर कहा गया ड्राइवर जख्मी हुआ। फिर बीच वाली एक तस्वीर देख रहे हैं जिन खवातीन को छोड़ा गया, क्योंकि बीएलए का दावा है कि मौमर खवातीन, बुजुर्गों को या जो कमजोर लोग थे उनको पैसेज दिया गया, सेफ पैसेज, कि वो निकल जाएं, बाहिफाजत उनको निकाला गया। बीच वाली एक तस्वीर आप देखेंगे। तीसरी तस्वीर जिसमें एक लंबी कतार में लोग जा रहे हैं, इसमें खबर यह है कि जिन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है, जो 170 से ज्यादा लोग अभी भी उनके पास है बलूच लिबरेशन आर्मी के पास, वो लोग वो शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के ऑफिसर शामिल हैं जिन पर कत्लो गारत के इल्जामात हैं। और ये वो वीडियो है जहां खवातीन और बुजुर्ग या बच्चों को रास्ता देने की बात चूंकि दावा खुद किया गया। और ये वीडियो जिसमें जो आज सुबह जारी हुआ बीएलए की तरफ से, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ अगर जाएं तो कहा जा रहा है कि मुतद्दिद लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिटी इदारों के जिम्मेदारान हैं, जिसका मतलब यह है कि खुफिया इदारों के कुछ या आईएसआई और पाक आर्मी से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं जिनमें ऑफिशियल्स के होने की बात कही जा रही है। अब जिन लोगों को छोड़ा गया उनमें 58 मर्द हैं, 15 बच्चे हैं, 31 खवातीन हैं, 104 लोग शामिल हैं। दो तरह की कार्रवाइयां हुई हैं हमले के बाद, यानी सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फायरिंग, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के बलूच लिबरेशन आर्मी के सुबह वाले बयान के मुताबिक 30 पाकिस्तानी फौजियों को मारा गया है। दूसरी तरफ दावा यह है कि एक और ट्रेन पीछे से गई है पाकिस्तान आर्मी के जवानों की भरी हुई, जिसमें बलूच बागियों पर हमले किए गए हैं, फायरिंग हुई है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया 16 की अभी तक कंफर्मेशन कर रहा है। तो कुल मिलाकर 400 से 500 के दरमियान मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे, जो कि बलूचिस्तान के कोयटा शहर से निकली थी, जो कैपिटल भी है कोयटा, वहां से पेशावर जाना था। लेकिन बालान के मकाम पर जैसे ये पहुंचती है वहां ये इंसिडेंट होता है, और एक टनल के अंदर जहां ना नेटवर्क है, ना कहा जा रहा कम्युनिकेशन का कोई सिलसिला है, उस वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात है। लेकिन ऑपरेशन इस वक्त भी जारी और सारी। लेकिन बलोच आर्मी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद ज़रूर आईएसआई की नींद तो ज़रूर उड़ी होगी, और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरीके से बेबसी का शिकार यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है वो दुनिया भर के सामने नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंटरसेप्ट्स मिले हैं, सैटेलाइट फ़ोन का जो इस्तेमाल वहाँ से हो रहा है उसको डिकोड करने की कोशिश पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि एक नहीं दर्जनों अफराद को रिहा कर दिया गया, और फिर अभी ऑपरेशन ये जारी है। ट्रेन की अगवाकारी की खबर है, तो क्या दुनिया भर में ये पहला मौका है जब ट्रेन को अगवा किया गया होगा? तो माजी में आज तक बहुत बार इस तरीके से दुनिया भर के अंदर ट्रेनें अगवा हुई हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल के दौरान जब अब देखेंगे तो कहीं पर भी इस तरीके की वारदात नहीं हुई होगी कि मुकम्मल किसी ट्रेन को अगवा किया गया हो और हुकूमती इदारों को चैलेंज किया गया हो कि अगर आपने कार्रवाई की, जो आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट के लोग यहाँ पर हैं ट्रेन के अंदर, उन सबको मार दिया जाएगा। तो बलोचिस्तान उबल रहा है। ताज़ा तरीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। ये सूरत हाल बनी है, ये 1.5 महीने के बाद फिर से बनी है। नवंबर में एक धमाका हुआ था, खुदकुश बमबार ने ट्रेन स्टेशन पर जाकर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब खुद को उड़ाया था।
26 लोगों की मौत हुई थी, 62 जख्मी हुए थे और उसके बाद ये ट्रेन सर्विस रोक दी गई थी। जैसे ही शुरू हुई 2 हफ्ते के अंदर इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ा गया। एक तो बलोच लिबरेशन आर्मी का एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ चीन पर भी इल्जामात लगाए कि हमने कई बार कहा कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो आप इस्तेमाल ना करें, आप हमारे लिए छोड़ दें और पाकिस्तान आर्मी निकल जाए। एक वो स्टेटमेंट, और साथ साथ उस शहरी की बात भी सुनाएंगे जो उन्हीं 400 शहरियों में शामिल थे जो इस ट्रेन से सफर कर रहे थे, जिनको छोड़ा गया, जो कह रहे हैं हमें बलोच लिबरेशन आर्मी ने बहिफाजत जाने के लिए हमें रास्ता दिया गया। पहले जरा दोनों तरफ की स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect. सर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाएं, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए, शहर में डाला आपको, बस निकलते गए, पानी पत्थर पानी, 4 घंटे हम लोग लगाया पानी से। वहाँ पे खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए हैं। अच्छा सर, वहाँ से जब आप बल्ली पहुँचे, वहाँ पे एफसी वालों ने आपकी कितनी खिदमत की, किस तरह लेके आए? वहाँ पर हम लोग की खिदमत तो ऐसी कोई नहीं की। तो ये ट्रेन इंसिडेंट, अभी सारी सूरत हाल इस पर मुसलसल नजर है। बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा कवर की जाने वाली खबर है, ये तो एक बात आपके सामने। लेकिन सीधा मशरिक़ वस्ता चलते हैं, बात सीरिया की आपको बताते हैं, जहां पर इंतहाई खून खराबे के बाद बिलाखिर ये फैसला हुआ कि ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए। 48 घंटों में 1300 से ज्यादा अमवात हुई और शाम में सैकड़ों हलाकतों के बाद यह फैसला हुआ कि बशार अल असद जो साबिक सदर या माजूल सदर हैं, उनके हामियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए। 3 रोज के अंदर 1300 से ज्यादा लोग मारे गए और मरने वालों में 800 से ज्यादा आम शहरी हैं। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक जो मकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा और खुद अथॉरिटीज ने तस्दीक की है कि 250 से ज्यादा वो जंगजू मारे गए जो बशार अल असद के अफवाज में माजी में काम करते रहे और जिन पर संगीन इंसानी जराइम के इल्जामात थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। लेकिन जुमेरात को जो झड़पें शुरू हुई थी, जब माजूल सदर बशार अल असद के जो हामी मुसल्लह अफराद थे, उनने शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हमला किया था और शहर के बीचों बीच कार्रवाई शुरू हुई थी। इधर दूसरी जानिब से मौजूदा जो सदर हैं अशरा, उनकी जानिब से एक आर्जी कमेटी भी बना दी गई है। कहा गया कि 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। 231 सिक्योरिटी एहलकार, 250 से ज्यादा बशार अल असद के जंगजू और इसके अलावा 800 से ज्यादा आम शहरी जो इन झड़पों में मारे गए। इसकी असल वजह मालूम करने के लिए तहकीकाती कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन 1300 अमवात के बाद ये फैसला हुआ कि ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए। इधर बात इजराइल गजा की भी करते हैं। गजा के अंदर जहां पर जंगबंदी को आगे बढ़ाने के लिए फैसला हो सकता है और इसी हफ्ते किसी पेशरफ्त का इम्कान है। इजराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की कोशिश के बीच मुज़ाकरात के लिए दूसरे मरहले के लिए वफद कतर भेजने का ऐलान कर दिया गया है। इसी हफ्ते जंगबंदी में तोसी हो सकती है, जो पहले 42 दिनों पर मुहित थी लेकिन खत्म हुई थी, और जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में रुकावट के बाद जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। इस तरह की कयास राइयां लगाई जा रही हैं और गैर मुल्की खबरसां इदारे भी इस बात को कोट कर रहे हैं कि दोनों ममालिक यानी फ़लस्तीन और इजराइल इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बातचीत का जो 4 रोज़ पहले आगाज़ हुआ था वो दूसरे मरहले में जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे वुडकॉफ भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। हमास ने यह साफ कर दिया है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले में बातचीत शुरू होने के मस्बत इशारे मिले हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि 1000 दिनों तक सीज फायर हो सकता है अगर इस पर हतमी मोहर लगी, जो अभी तक मसवदा रखा गया है। लेकिन दोनों तरफ से इस पर हामी या इत्तफाक होना बहुत ज़रूरी है। जानिब से भी अफसोस का इजहार मौजूदा सूरत हाल पर किया जा रहा है और हो भी क्यों ना 2 हफ्ते हो गए हैं गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर इजराइली वापस लौटे थे। इजराइल के ऐलान के बाद बिजली की फराहमी जो है वो बंद कर दी गई थी, बिजली सप्लाई को मुनक़ता किया गया था, जिस पर एक बार फिर से बयान यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया और अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम मुतलकीन से मुतालबा किया है कि कम से कम
रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में लोगों को मुश्किलात में ना डाला जाए और बिजली की फराहमी बहाल की जाए। ये मामला तो उस वक्त पेश आए जब जंगबंदी आगे नहीं बढ़ सकी। 42 दिनों की सूरत हाल के बाद मुसलसल ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि शायद हालात और भी खराब हो सकते हैं और दोबारा जंग में ये पूरा इलाका तब्दील हो सकता है। इन सब के बीच में इसके अलावा नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनने भी इजराइल की जानिब से गजा में इंसानी इमदाद की जो तरसील रोकी है, सप्लाई जो बंद कर दी गई है, आज मुसलसल छठा रोज़ है वो सप्लाई बंद है, उस पर कवानीन के खिलाफ इसे करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने भी धमकी दी है कि इजराइल ने गजा का मुआसरा अगर ख़त्म ना किया तो बहिरे अहमर में हमले दोबारा शुरू किए जाएंगे। इमदाद के बाद गजा की बिजली भी सप्लाई बंद कर दी गई है। इजरायली इक़दाम को नाकाबिल कबूल और ब्लैक मेलिंग हमास की जानिब से करार दिया जा रहा है। चलिए एक खबर जरा आपको बता दें जो मेजर डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रोकी जाए। इस बीच लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के बाद 30 रोज़ा जंगबंदी पर दोनों ममालिक मुत्तफिक हो गए हैं, यानी यूक्रेन और रूस के दरमियान 30 दिनों तक दोनों तरफ से जंग रोकी जाएगी। इस बात पर इत्तफाक उस वक्त हुआ जब रूस की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन ने अभी तक आंखें दिखाने का काम किया और इस जंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार असल में यूक्रेन है। और इन सब के बीच में हमास की जानिब से जहां इजराइल के अंदर जो सूरत हाल है जिस पर मुसलसल कार्रवाइयों पर बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह है कि सऊदी अरब में होने वाले यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात में यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गया है। लेकिन ताज़ा एक और हमला हुआ है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में और फिजाई हमले में 17 लोगों की मौत हुई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ जंग अभी भी जारी है। लेकिन इसके आगे 30 दिनों में क्या होगा इस पर फिलहाल दोनों तरफ से जरूर इत्तफाक किया होगा, मगर सूरत हाल अभी भी बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही है। चलिए जनाब, ये तो थी बातें कुछ अहम और बैनुल-अक़वामी खबरें जो हमने आपके सामने रख दी है, लेकिन मामला ज़रा ब्रेक का है। यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा होगा, तिजारती वक्फे के उस पार आएंगे तो खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताएंगे। रियासती मामला अदालत के सामने है और अदालत के सामने ये मामला क्यों है और आगे क्या सियासत हो सकती है, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट सामने आई है और उस पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट ने कहीं पर पीठ थपथपाई है और कहीं पर सवाल पूछे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ऐलान हुआ था कि टैरिफ को बढ़ाया जाएगा। ने जो आप यहां से अगर आपने टैरिफ बढ़ाया किसी देश ने तो उसका उसी तरीके से बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा और वो ताजरीन जैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ जो वाबस्ता है वो आज के दिन में परेशान क्यों है, किसको खत लिखा गया है और क्या इसका हल हो सकता है, इस पर मुकम्मल बात करेंगे। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर की खबरों का पिटारा खुलेगा।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। अब खबरों में ज़रा रुख जम्मू कश्मीर की खबरों का थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे कि ऐवान के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, मजीद क्या हो रहा है, उस ताल्लुक से बात करेंगे। और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर के दीगर मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल या फिर बहस मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। बात ज़रा उन अराकीन की जिनकी नामजदगियों को लेकर अभी भी मामला अदालत में है और अब एक बार फिर से समाअत आइंदा कुछ दिनों में MLAs के हवाले से होने जा रही है। चलिए जनाब, उन नॉमिनेटेड MLAs की बात करेंगे जहां पर वजारत दाखिला, भारतीय जनता पार्टी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में चुनाव के दौरान ही कुछ बातें सामने आई थी, कुछ खबरें सामने आई थी कि शायद इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन चुनावी नताइज आने के बाद भी ये मामला अभी हल नहीं हुआ है और मामला बाद में अदालत तक भी पहुंचा था। और फिलहाल अदालत के अंदर इस पर दोबारा समाअत हो चुकी है। पिटीशन जिसने चैलेंज किया था 5 MLAs की नॉमिनेशन को लेकर, इस पर कल दोबारा बात हुई। अगरचे सरकार की तरफ से कोई जवाब अभी दाखिल नहीं किया गया था, सरकार की तरफ से जो ऑब्जेक्शन फाइल करनी थी वो नहीं हुई थी, इसलिए इस केस की अगली समाअत 20 मार्च को दोबारा होगी। 20 मार्च को 5 नॉमिनेटेड MLAs के मामला जो अभी होना बाकी है, इस ज़िम्न को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर 20 मार्च को दोबारा अदालत के अंदर केस होगा। पिटीशन फाइल किया था कांग्रेस के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा की तरफ से, जिन्होंने ये कहा था कि जमहूरियत की जड़ों को खोखला और कमजोर करने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। नॉमिनेशन अगरचित इन MLAs का अभी इमीडिएटली नहीं हुआ है, और अगर ये होता भी है तो मौजूदा मखलूत हुकूमत जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है, बराह रास्त इसमें किसी तरीके का कोई डर भी पैदा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्पेशल डिवीजन बेंच को बनाया था, जिसमें उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को रखा गया था जो रविंदर शर्मा की तरफ से दी गई थी, जिसमें चैलेंज किया गया था नॉमिनेशन ऑफ 5 MLAs को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर सन 2024 को इस PIL को सुनने से मना किया था और ये साफ किया था कि यह मामला जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद रविंदर शर्मा के जो वकील है DK खजूरिया, उन्होंने चीफ जस्टिस ताशीर आबिस्तान से दरख्वास्त की थी कि इस पूरे मामले की समाअत जल्दी से हो, और उसके फ़ौरन बाद 5 दिसंबर सन 2025 हाई कोर्ट ने एडिशनल वक्त दिया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि वो अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी क्या है 5 मेंबर्स की नॉमिनेशन के हवाले से असेंबली के अंदर, इस पूरे मामले पर अभी ये पिटीशन जो आया है ये सेक्शन 15, 15A, 15B जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत लाया गया है, जिसमें यह कहा गया कि नॉमिनेशन जो 5 MLAs की है इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी असेंबली की। तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या प्रोविजन उस तरीके के है कि LG के पास पूरा इख्तियार है? एक बड़ा सवाल है ये, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसमें जो बयान हल्फी या जवाब दायर करना था वो नहीं हुआ है। और जब ये चीज़ें नहीं हुई तो अगली समाअत अब 20 मार्च को दोबारा से जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर होगी इस पर, और ये तभी मुमकिन है जब हुकूमत की तरफ से कोई पर्चा आएगा, कोई बात सामने रखी जाएगी। तो चैलेंज किया गया था कि 5 नॉमिनेशंस कैसे होनी चाहिए, ये मौजूदा हुकूमत का इख्तियार होना चाहिए कि किन्हें नॉमिनेट किया जाए, न कि दफ्तर वजारत खारजा, वजारत दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को। तो फिलहाल देखना होगा कि अब हुकूमत इस पर क्या कुछ मौक़िफ़ इख्तियार करेगी ऐवान के अंदर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और वजारत दाखिला को भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी है। अब चलते हैं जी आगे, बात एक और अहम और बड़ी करते हैं। बात उस पैनल की करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात का जायजा लिया और सन्नती इनकलाब के हवाले से अपनी रिपोर्ट भी तहरीर की। अगरचे सन्नत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए से दूर दराज इलाकों के अंदर रहाइश पजीर लोगों को राहत मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले। क्या ये पूरा काम हो पाया है या नहीं? रिपोर्ट सबमिट की गई है। ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो हाई पावर कमेटी पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो जम्मू कश्मीर का है इसके बारे में अपनी बात सामने रखी है। ये साफ कर दिया गया है कि जो रोड मैप है यूनियन टेरिटरी का, इसमें 2-3 जगहों पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म प्लेस इसको बनाया जाए, दूसरा ये भी किया गया है कि गियर अप किया जाए जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है, इसको भी गियर अप किया जाए। पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी जिनमें कुल मिलाकर 31 मेंबरान हैं लोकसभा और राज्यसभा से, इन्होंने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जिसे टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर, कमेटी ने
31 मेंबरों ने अपनी बात और ऑब्जर्वेशन जिस तरीके से रखी कि 61,528 करोड़ रुपया जो रोड कनेक्टिविटी के लिए है, जिनमें 5 नेशनल हाईवेज, 2 रिंग रोड, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिस पर लगभग 99% काम मुकम्मल हुआ है, इसको मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो बिल्कुल नियर टू कंप्लीट है, यहाँ पर भी जो है सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए बात कही गई। ट्रेन सर्विसेज को एक्सटेंड कश्मीर किया जाए और वो 37,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको भी हरी झंडी दी जाए, ये भी कहा गया। नाइट फ्लाइट्स और मॉर्निंग फ्लाइट्स को लेकर भी और इन फ्लाइट्स की जो रेट्स होगी उस पर भी अपनी बात रखी है इस कमेटी के अंदर। मजीद क्या कुछ इस कमेटी ने कहा है, जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी है। तो बात अब कैसे करें। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी बात रखी है, क्या कुछ इसमें मजीद कहा गया है, जहां हाईवेज, टूरिज्म और फिर इवनिंग फ्लाइट्स की बात कही गई है। कुल मिलाकर मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो क्या मुतमईन नजर आई है पार्लियामेंट्री पैनल जम्मू कश्मीर के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट में पार्लिमानी कायमा कमेटी बराई अमूर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौका पैदा करने के लिए सनती शोबे की तरक्की को अहम करार दिया है और कमेटी ने कहा है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी और इंडस्ट्री के फरोग के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। साथ ही जम्मू कश्मीर को आलमी मयार की सयाहती मंजिल के तौर पर पेश करने के लिए रोड मैप तैयार करने और जारी मंसूबों को जल्दी मुकम्मल करने की सिफारिश की गई है। और कुछ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 61,528 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 5 कौमी शाहराह, 2 रिंग रोड्स और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर काम जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुकम्मल होने के करीब है, जिससे सफर का वक्त कम हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में कश्मीर में रेल सर्विस को 37,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट के तहत बढ़ा दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर शाम की परवाजें शुरू हो चुकी है और गुज़िश्ता 5 साल में हवाई ट्रैफिक दुगना हुआ है। मजीद रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक बिजली की पैदावार को दुगना करने के लिए 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स 3014 मेगावाट मुकम्मल किए जा रहे हैं। बिजली की तरसीज की सलाहियत में 50% यानी कि 4,239 एमवे और तकसीम की सलाहियत में 40% यानी कि 5,708 एमवे का इजाफा किया गया है। दिही इलाकों में घरेलू पानी की फराहमी के मंसूबे भी मुकम्मल हो चुके हैं। मजीद इस रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने कहा कि 2024 में जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद ने तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 9 नए सयाहती मकामात के लिए तजावीज वजारत दाखिला को भेजी गई है। सोनमर्ग टनल के ऑपरेशनल होने के बाद साल भर वहाँ सयाहत मुमकिन हो गई है। डल झील के 1/3 हिस्से को दोबारा बहाल किया गया और 6.5 मरबा किलोमीटर इलाके से लिलीनेस साफ की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 6.1% है, जो मुल्क की औसतन 3.2% से ज्यादा है। सनती शोबे में सरमायाकारी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी को फरोग देने की जरूरत है ताकि कारोबार और सरमायाकारी के लिए इलाका मजीद पुरकशिश बन सके। ये इस रिपोर्ट में मजीद रह गया है।
नौजवानों को हुनर सिखाने और तालीम के मयार को बेहतर बनाने पर इसमें जोर दिया गया है। खुद रोजगार स्कीमों को लागू करने के लिए मुस्तकिल आमदनी के जरिया पैदा करने की भी इस रिपोर्ट के मुताबिक सिफारिश की गई है। कश्मीरी दस्तकारों को GI टैग, जोग्राफियाई शनाख्त टैग हासिल करने की जरूरत है ताकि मकामी दस्तकारों को या जो लोकल आर्टिजन है यहाँ पे उनको बेहतर कीमत मिल सके और सकाफती विरसे को यहाँ जो है महफूज रखा जा सके। सो कुल मिलाकर पार्लिमानी कमेटी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी है कि जारी मंसूबों की निगरानी की जाए और इन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और मजीद सयाहत, तालीम और हुनर के फरोग के जरिए खित्ते में इक्तिसादी तरक्की और नौजवानों के लिए मौका बढ़ाने के इकदाम किए जाए। सो ये नक्शल में इस पार्लिमानी कमेटी ने ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो हिदायत दी है उनको कि वो इन मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। इमरान नाइक को डिटेल बता रहे थे कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो पार्लियामेंट्री पैनल था उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, ऐवान के अंदर रख दी है और 31 मेंबरान ने मुख्तलिफ सेक्टर्स का जायज़ा लिया। हालात वाक़ात का जायज़ा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट ऐवान के अंदर रखी है। इत्मीनान का इजहार भी किया गया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए हिदायतनामा भी जारी कर दिया है। हिदायतनामों के भी ज़रा बात उस सन्नत की करते हैं जिसे आप हॉर्टिकल्चर सेक्टर कहते हैं और हॉर्टिकल्चर में सेब की सन्नत इंतहाई अहम है और ये ऐसा लग रहा है कि सरकारी आदादशुमार तो ये बता रहे हैं कि सेब की पैदावार बढ़ रही है, लेकिन इस सेब के साथ जुड़े लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में मजीद पेचीदगियां बढ़ेंगी क्योंकि आलमी मार्केट में जिस तरीके का ट्रंप इंतजामिया हुक्मनामा चला रहा है उससे इस सनत को रूबज़वाल होने से कोई नहीं बचा सकता। कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल से बाहर अभी ये सनत निकली थी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ट्रैक पर आई थी, लेकिन इस दरमियान आलमी सतह पर कुछ बड़े फैसले हुए। उनमें एक ये कि 20 जनवरी के बाद बैक टू बैक इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका बेहतर करे, इसके लिए अमेरिकी सदर ने कुछ फैसले लिए, लेकिन इसका बराह रास्त असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है तो एक बड़ी एप्पल इंडस्ट्री है, एक कसीर आबादी है जो इस पर इन्हिसार करती है। 7 लाख से ज़्यादा ख़ानदान एक अंदाजे के मुताबिक जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सनत के साथ जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी पर इन्हिसार है। लेकिन खदशात का इजहार किया जा रहा है इस सारी सूरत हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिए गए फैसले के बाद। हुआ यह है कि अब मामला मरकजी हुकूमत के नोटिस में भी लाया गया है। सरकार चूँकि अमेरिका हो, दीगर ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात कैसे भी हैं, इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ बढ़ाने का जैसे ही ऐलान हुआ तो इसका बराह रास्त असर मार्केट्स पर दिखना शुरू हो गया। तकरीबन इस वक्त वॉशिंगटन जो एप्पल्स आते हैं इंडियन मार्केट्स में 100% ड्यूटी या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बार बार बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बार बार बढ़ाना, कहीं पर राहत ना होना, ये परेशानी का सबब एक बन रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के लिए हम सब जानते हैं हॉर्टिकल्चर एक ऐसी सनत है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी होने का काम करती है। लेकिन जो फैसले बैनुल-अक़वामी सतह पर हुए हैं वो यहाँ की मईशत को भी बराह रास्त मुतासिर कर रहे हैं। एप्पल इंडस्ट्री की जब बात हो रही है तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि वादी कश्मीर में जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं या इसके साथ जुड़े हुए डीलर्स हैं, उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है। तकरीबन 13 मुख्तलिफ हिस्से जिसमें श्रीनगर है, सोपुर है, बारामूला है, हर जगह से जो लोग एप्पल इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं या तंजीमों के ज़रिए नुमाइंदगी का जिन्होंने अब तक ज़िम्मा संभाला है, उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को एक और ख़त लिखा है। तहरीरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाया है कि जो टैरिफ मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ रहा है मुख्तलिफ हिस्सों की में या अमेरिका की तरफ से हाल ही में फ़ैसला लिया गया, इससे उन पर भी बराह रास्त असर पड़ेगा। कहा गया कि इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से जो इंटरनेशनल मार्केट से हिंदुस्तान की मार्केट में आने वाला सेब है वो कम और बेहतरीन कीमतों पर दस्तयाब है, लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के सेब की बात है तो इस फैसले ने इतना मुतासिर कर दिया है कि वो जो कभी ईरान से, कभी बांग्लादेश से और कभी वॉशिंगटन से इंडियन मार्केट में आने वाला सेब है, उससे भी कम और निचली सतह पर यहाँ के सेब का रेट चला गया है। फ्रूट ग्रोवर्स इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो इस जानिब दिलाना चाह रहे हैं कि हालिया फैसले का बराह रास्त असर इंटरनेशनल मार्केट पर तो है ही, लेकिन इंडियन या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की मार्केट पर क्या पड़ेगा वो देखने वाली बात है। फिर खत के अंदर ये भी जिक्र किया गया है कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से कि साल 2014 में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल ने बुरी तरह मुतासिर किया, मुतअद्दिद हिस्से तबाह बर्बाद हुए, बागात ख़त्म हुए, अलग अलग मकामात पर जो डैमेज था उसको कंट्रोल करने के लिए उसके बाद अगरचे इक़दाम हुए, लेकिन वो जो उस वक्त की पैदावार थी उसकी बराबरी हम दोबारा नहीं कर सके जब बात सेब की सनत की आती है। तो इसका मतलब ये है कि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी भी मुसीबतें हैं,
इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसका डायरेक्टली यहाँ की इकोनॉमी से लेना देना असर पड़ रहा है। और इस सिलसिले में फ्रूट ग्रोवर्स ने एक बार फिर से तहरीरी मकतूब जो वज़ीर-ए-आज़म के नाम रवाना किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से कहा है कि फौरी तौर से इस मामले को उठाया जाए सदर ट्रंप की इंतजामिया के साथ, वो बराह रास्त इस मामले में नेगोशिएशंस करें और ये जो 100% ड्यूटी वॉशिंगटन एप्पल्स पर है, इंडियन मार्केट में आता है, उस पर लगाया जाए, कम से कम यहाँ के ताजरों को राहत मिले। दूसरा, सरकार से मुदाखलत की अपील की गई है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिर्फ कश्मीर के सेब की बात नहीं हुई। कहा गया कि पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश से भी और उत्तराखंड से भी जो सेब जाते हैं उनका भी यही हाल है, उनका भी जिक्र मरकजी वजारत के नोटिस में लाया गया इस खत के जरिए। और तीसरी बात कि 7 लाख से ज्यादा यहाँ पर खानदान डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इस सनत के साथ जुड़े हैं, फिर लाखों लोग जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया बचाने के लिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत की जाए और मामला उन लोगों के साथ लिया जाए जिन्होंने इस सारी सनत को बर्बाद करने का काम किया है या टैरिफ या टैक्स और चार्जेस में इजाफा कर दिया है। जरा बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं अब मौसम के मिजाज की, क्योंकि मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर मतला अबर आलूद है। न सिर्फ मतला अबर आलूद है बल्कि बूंदाबांदी का सिलसिला जहां शहर के अंदर जारी है, वहीं पर पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अबूर मरूर भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस बीच इतलात और खबर यह है कि खेलो इंडिया के लिए ये बर्फबारी एक नई सौगात लेकर आई है। गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया का खेल लगातार जारी है और आज भी कई खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और अपने हुनर और खेल का मुजाहिरा करके कोशिश करेंगे कि एक पोजीशन स्टेटस ले सके यहाँ से। लेकिन इस बीच शहर श्रीनगर समेत वादी के मुतअद्दिद इलाकों से खबर यह है कि मतला अबर आलूद है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला सुबह से मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। इस बीच जम्मू सूबे के अंदर अगरचे हल्की सी धूप सुबह सुबह शहरी जम्मू के अंदर देखने को मिली है, ताहम कश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के बालाई इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला न थमने वाला सिलसिला जारी है। और बालाई इलाकों के अंदर जिस तरीके से बर्फबारी और बारिशें हुई हैं तो नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा जैसा पैदा हो रहा है, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर भी कुछ इलाकों के अंदर उठा लिए हैं। फैसला लिया है कि शदीद किस्म की बारिशें हैं तो आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एक बात ये हो सकता है थोड़ी देर में डोडा, रामबन आसपास के इलाकों में भी यही फैसला लिया जाए। और दूसरी तरफ खबर यह है कि आज चूंकि गुलमर्ग में स्केड्यूल के मुताबिक, फिक्सचर के मुताबिक गेम्स तो हो रही हैं, कल बारिश और बर्फबारी ने थोड़ी चीज़ें मुतासिर की, लेकिन आज आखिरी दिन है, क्लोजिंग सेरेमनी भी होनी है, कुछ खास मेहमान भी जाएंगे, उस पर भी अपडेट लेंगे। लेकिन पहले किश्तवाड़ चलते हैं और बर्फबारी की तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा। और खेलो इंडिया की स्नोफॉल जो गुलमर्ग और बालाई इलाकों में, ये अलग सुबह आज की तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास की एक तस्वीर, फिर आज सुबह की, कुछ रात की तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं। गुलमर्ग में जहां खेलो इंडिया भी चल रहा है, दोबारा से बर्फबारी हुई है तो निचले इलाकों में बारिशें इस वक्त हो रही हैं। किश्तवाड़ सीधा चलेंगे, अजय शान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अजय, इशफाक डार के पास पहले चलेंगे और उसके बाद अजय शान के पास चलेंगे। इशफाक, आज आखिरी दिन है, पहले जरा मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा और सरमाई खेल आज आखिरी दिन इवेंट्स होंगे या नहीं, या किसी किस्म की तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली के सबब हुई है?
देखिए आसिफ जी, अगर हम खेलों के हवाले से बात करेंगे, सरमाई खेलों में अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, इस वक्त गुलमर्ग में अगर बर्फबारी और पूरी तरह से धुंध छाई हुई है, ताहम टंगमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पर भी अभी बारिशें जो है हो रही है और अच्छी खासी बारिशें हो रही है। और अगर खेलों के हवाले से जो आज आखिरी दिन है खेलों सरमाई खेलों का, खासकर खेलो इंडिया का 5वां एडिशन जो कल भी मुनक्कद हुआ था, चौथा, और आज हम इस हवाले से जो एक मेडल सेरेमनी होनी है गुलमर्ग के बाउल में, और क्लब में ये सारा प्रोग्राम होगा और वहां पर तमाम खिलाड़ियों को लाया जाएगा, क्योंकि कल शाम देर गए एक और इवेंट जो है वो रह गया था, क्योंकि काफी धुंध थी और बर्फबारी हो रही थी, तो उसके बीच में वो इवेंट अभी जो है गुलमर्ग में इस वक्त चल रहा है और कोशिशें इस वक्त जारी हैं कि जल्द से जल्द इस इवेंट को खत्म किया जाए और तमाम खिलाड़ियों को जो गुलमर्ग के बाउल में पहुंचाया जाए और वहां पर मेडल सेरेमनी होगी। ये बड़ा इशफाक इंपॉर्टेंट है, जब हम गुलमर्ग से ऊपर अफरवट और उससे ऊपर वाली वादी की बात करते हैं तो वहां पर तेज हवाएं भी चलती है, स्नो एवलांच का काफी ज्यादा खतरा रहता है। और अब की बार हमने देखा कि मैन मशीनरी ऑन टोज थी कि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो और कोई ऐसी खबर ना जाए जिससे इस खेल पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अभी आप कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ा हुआ है। जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, एक तो हवाएं भी थोड़ी सी चल रही हैं लेकिन धुंध भी छाई हुई है और बर्फबारी भी हो रही है। गुलमर्ग के अफर पे जहां पर अभी भी है जो हमारे वुमेन्स विंग के जो खिलाड़ी वहां पर है, जो एथलीट्स है, वो वहां पर अभी वहां पर ट्राई कर रहे हैं और अभी वहां पर इवेंट हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हैं, उत्तराखंड से भी है, जम्मू कश्मीर की टीम भी है, वो 3 टीमें इस वक्त गुलमर्ग की अफरों की पहाड़ी पर अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है और चंद ही मिनट के बाद वो इवेंट जो है वहां से खत्म किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की के साथ साथ वो रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर पहले से ही मुतहरिक है, क्योंकि वहां पर बाद तो स्नो सेफ्टी ऑफिसर होता है और वो वहां पर मुतहरिक है ताकि खिलाड़ियों को जल्द से जल्द जो है वो नीचे लाया जा सके और कोई भी जो है उनको मुश्किलात ना हो। ताहम 12 बजे के बाद ही दोपहर गुलमर्ग के बाउल में एक बड़ा प्रोग्राम होगा जहां पर यह तय किया जाएगा कि अब बिलाखिर इस खेलो इंडिया में किसके सर जो है वो सहरा बना है और कौन सी टीम जो है जिन्हें ज्यादा से ज्यादा मेडल हासिल किए हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दिन में दोबारा लौटेंगे जब खेलो इंडिया का क्लोजर होगा और वो तस्वीरें और वो बातें भी हम अपने सोशल मीडिया प्लेट पर और साथ साथ अपने टीवी पर भी दिखाएंगे। लेकिन जरा अजय शान के पास चलते हैं। अजय, गुलमर्ग की वादियों के अंदर लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है। इस बीच इत्तला यह है कि किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के आसपास के इलाकों के अंदर भी तेज मूसलाधार बारिशें रात भर हुई हैं। सूरत हाल क्या कुछ है, मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? और खबर यह है कि चंद इलाकों के अंदर शायद आज स्कूल एहतियातन बंद रखने की भी इत्तला आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे फोरकास्ट था उसके एन मुताबिक लगातार 2 दिन से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और कल रात से ही निचले इलाकों में तेज तूफानी बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पहले से ही फोरकास्ट था वो सामने आया है कि बर्फबारी होगी। तो लेकिन जो खतरा जो बना हुआ है, ग्लेशियर प्रोन एरियाज जो है वहां पर ग्लेशियर आने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि बिना किसी काम के लोग घरों से ना निकले और जब भी निकले तो मौसम को देखकर ही निकले। इसके साथ साथ ही सड़क जो नेशनल हाईवे हो या लिंक रोड है वहां पर भी स्लाइड्स का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर आज तमाम जो स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, उनको डीसी किश्तवाड़ के हुक्म के मुताबिक उनको बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ समय से बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो फोरकास्ट है कि लगातार मौसम जो है इसी तरह बना रहेगा, तो एहतियात के तौर पर सारे कदम उठाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसे पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूसरी एजेंसीज है वो ऑन टो हैं और पूरी नजर बनाए रखे हैं। जी गौर, तो क्या आज पूरे दिन तमाम इदारे बंद रहेंगी या सिर्फ सेकेंडरी सतह तक ये फैसला है? जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें क्लियर कट कहा गया कि तमाम जो स्कूल हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो बंद रहेंगे। स्कूल्स की बात की गई, हालांकि डिग्री कॉलेज की इसमें कोई बात नहीं आई है, लेकिन तमाम जो स्कूल हैं वो आज दिन को बंद रहेंगे। हो सकता है कि अगर कल मौसम ठीक रहता है तो ये खोल दिए जाए, अगर इसी तरह से बिगड़ा रहा तो बहुत मुमकिन है कि कल भी स्कूल बंद कर दिए जाए। चलिए बहुत शुक्रिया तफसीलात अजय शान फराहम कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिशें हो रही हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फिलहाल इस वक्त की इतलात के मुताबिक अभी सारी सूरत हाल ठीक है, फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन कुपवाड़ा शुमाली कश्मीर के दूर दराज इलाकों को जोड़ने वाली अहम तरीन राब्ता सड़कें फिलहाल बंद है। मुसलसल अपडेट्स आ रहे हैं, वो साथ साथ आप तक पहुंचते रहेंगे। सफ़र के हवाले से भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन लौटेंगे तो मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से सलामती सूरत हाल पर एक ऐवान के अंदर एक सवाल का भी जवाब दिया है। वो जवाब के आपके सामने रखेंगे और बात वादी कश्मीर या दीगर अहम तरीन मकामात की करेंगे। इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला जिसके मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में बड़ी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार और 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन बात अब जरा उस खबर की जो गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन और बड़ा फैसला हुआ, जिस पर अब आज दिन और आइंदा दिनों में भी काफ़ी बहस मुबाहिसा होगा और रद्द-ए-अमल भी जाहिर किए जा रहे हैं। फैसला मरकजी वजारत दाखिला ने इशफाक लिया है। बिल्कुल, वजारत दाखिला ने रात देर के 2 अलग अलग ऑर्डर जारी कर दिए हैं और दोनों ऑर्डर्स का इतलाक रात देर के ही जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया गया है। इस नए ऑर्डर के तहत 2 तंजीमों पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है और दोनों तंजीमों का ताल्लुक सूबा कश्मीर से है और 2 मजहबी तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी गई है। वजीर दाखिला की तरफ से रात देर के अपने ट्विटर अपनी राब्ता साइट एक्स पर भी इस बात का इजहार किया गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए इस तरीके के इकदाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में किए जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर क़याम अमन हो, इस ज़मन में ये इकदाम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दाखिला वजारत ने कल अवामी एक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी सरबराही मसरूर अब्बास अंसारी कर रहे हैं, दोनों तंजीमों पर अनलॉफुल एसोसिएशन के तहत UAPA कानून के तहत पाबंदियां 5 साल के लिए लगा दी है और इन्हें कलदम तंजीम करार दिया है। दोनों तंजीमों पर यह इल्ज़ाम है कि ये भारत की सालमियत और यकसोयत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी और इसी वजह से इस फैसले को लिया गया। दाखिला वजीर ने कल अपनी राब्ता साइट पर इस पूरी वजाहत कर दी है। अवामी एक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे हैं, और इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी सरबराही मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी कर रहे हैं। दोनों अलहदगी तंजीमें एक ज़माने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाइयाँ हुआ करती थी और दोनों पर फिलहाल 5 साल तक के पाबंदी लगा दी गई है। रात देर के ऑर्डर सामने आने के बाद सबसे पहले साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया, जिन्होंने किसी भी कीमत पर इस फैसले को कहा कि ये आईन और कानून के मुताबिक नहीं है और सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए इस तरीके के इकदाम किए जा रहे हैं और इससे टेंशन घटेगी नहीं, बढ़ेगी, मामला हल नहीं होगा, बल्कि मज़ीद पेचीदा होता हुआ ये नज़र आएगा। ये बात साबिक वज़ीर आला की तरफ से कही गई है। इस बीच मीरवाइज़ का भी ट्वीट सामने आया और मीरवाइज़ ने रात देर गए ही इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। कहा कि जिस तरीके का बैन अवामी एक्शन कमेटी पर लगाया गया है अनलॉफुल एसोसिएशन के तहत, दरअसल ये तंजीम शहीद मिल्लत ने तब बनाई थी जब 1964 में मोए मुक़द्दस एजिटेशन हुआ था और तब से लगातार ये अवामी उमंगों के मुताबिक काम करती रही है और मुसलसल अपनी खिदमात जम्मू कश्मीर के लोगों को देती रही है। लेकिन 2019 के बाद जो सूरत हाल बनी है उस पर भी तशवीश का इजहार मीरवाइज़ की तरफ से किया गया है, क्योंकि आज पहले इनके वालिद साहब इसकी सरबराही कर रहे थे, आज अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही मीरवाइज़ उमर फारूक साहब कर रहे हैं। तो दोनों तंजीमों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं और जब ये पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं तो डिटेल्स भी कर दाखिला वजारत ने जारी की है और दाखिला वजारत ने यह कहा कि कई केसेस अवामी एक्शन कमेटी के लीडरों पर लगाए गए थे और वो केसेस देखने के बाद जहां पुलिस स्टेशन नौहट्टा, सफाकदल, कोठीबाग के अंदर मीरवाइज़ के खिलाफ भी पर्चे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो उन्होंने इलेक्शन बाइकआउट मुहिम चलाई है और दीगर मामलात और बयानात दिए हैं, उनको देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। उसके साथ साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पहले ही एक चार्जशीट अवामी एक्शन कमेटी के तर्जमान आफ्ताब अहमद शाह के खिलाफ भी जारी दे दिया है, जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ किस तरीके से अवामी एक्शन कमेटी के जरिए चलाई जा रही थी, डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर किया जा रहा था, इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाया जाता था, ये कर रहे थे, ये NIA ने भी किया है। और सेक्शन 3 जो UAPA का है उसके तहत फिलहाल 5 साल तक पाबंदी इन दोनों तंजीमों पर लगा दी गई है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, फिलहाल दोनों तंजीमों पर पाबंदियां। इस मामले को लेकर आज ऐवान में भी गर्माहट होगी। थोड़ी देर पहले हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने लीडर ऑफ अपोजिशन से इस पूरे मामले पर गुफ्तगू की है। क्या कुछ लीडर ऑफ अपोजिशन इस मामले पर कह चुके हैं, फटाफट से आप जरा सुन लीजिए।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा अवामी एक्शन कमेटी और साथ ही साथ इत्तेहादी मुस्लिमीन को जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिली हैं। और इस समय हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे ही प्रतिबंध हुआ उसके बाद महबूबा मुफ्ती के द्वारा ट्वीट किया गया और साथ ही साथ मीरवाज उमर फारूक के द्वारा भी जो है वो ट्वीट किया गया। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि कश्मीर की आवाज को दबाने की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एजेंडे को पूरा करती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर करने का जो कल जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 एंटी नेशनल देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीरवाइज उमर फारूक एंड जेके इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेड बाय अब्बास अंसारी, उनको बैन किया गया और पूरी एक गहन जांच के बाद उनको बैन किया गया है। यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जिसके तहत इनको बैन किया गया है, मुझे लगता है कि ये वेलकम स्टेप है, ये स्वागत योग्य स्टेप है। जो दर्द अभी महबूबा मुफ्ती जी का छलका है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का छलका है, उनकी जो बेस है वो अलगाववाद पे आधारित है और कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे संगठनों के साथ उनका समझौता रहा है, फिर जाके वो राजनीति में आए हैं। आज उनको ये दर्द छलक रहा है क्योंकि अलगाववाद पे चोट जिस प्रकार से ये सरकार कर रही है, वो चोट उनका दर्द छलका रही है। मीरवाज उमर फारूक ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कंडेम किया। उन्होंने ये कहा कि अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त भारत सरकार है, एक नीति तो स्पष्ट है, किसी भी कीमत पे देश विरोधी किसी भी गतिविधि को, विधि विरोधी जिसे हम कहते हैं कानून विरोधी, ऐसी किसी भी गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाएगा। उससे मीरवाइज कुछ बोले, मैडम महबूबा मुफ्ती कुछ बोले, लेकिन देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। कानून और संविधान के उस वृत्त को, उस सर्कल को कोई लांघने की कोशिश करेगा तो उन्हें इसी प्रकार की कार्रवाई भुगतनी होगी। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को जो है वो इस कार्रवाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसी कार्रवाई। हाँ तो बोले ना, देख लेते हैं क्या करती है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, 2 यहाँ पर जो है वो संगठन को बैन किया, प्रतिबंध जो है वो उन पर लगा दिया गया है और जिस प्रकार से अगस्त 2019 की भी यहाँ पर जो है वो मीरवाइज उमर फारूक ने बात की है कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में डराने धमकाने को यानी कि इस बात होगी, क्योंकि हिज़्ब इख्तियार के कई मेंबरान भी थोड़ी देर में जब ऐवान पहुंचेंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात दिल्ली की हो रही है तो एक और अहम और बड़ा मामला भी दिल्ली से ही सामने आया, जहां पर वजीर ममलिकत बराए दाखिला का तहरीरी सवाल का जवाब आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को बेहतर बनाने के लिए, सरहदी इलाकों पर निगरानी बढ़ाने के लिए कई मजीद इक़दाम किए गए हैं। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर को इंतहा पसंदी से फ्री करने, ख़त्म करने, इंतहा पसंदी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से ख़त्म करने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने पार्लियामेंट के अंदर वो तमाम बातें बताई कि किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी सख्त किया जा रहा है। बॉर्डरों पर यानी सरहदों पर कई अहम चीज़ें नस्ब की गई हैं और कई अहम इक़दाम किए गए हैं। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है और ड्रोन की सर्वेलेंस को भी बढ़ा दिया गया है। मल्टी प्रोन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई गई है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि अमन कानून बरकरार रहे और नए कानूनों का इतलाक पूरे मुल्क के अंदर ऐसन तरीके से हो। एक तहरीरी सवाल का जवाब के अंदर वजीर ममलिकत नित्यानंद राय साहब का ये मानना था कि बजट के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से कई इक़दाम करने की भी बात कही गई है और जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन कमेटी और दीगर मुल्हिका इदारा जात एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, एडवांस में चला गया है, मॉनिटरिंग भी हो रही है और स्पेशली जो हसास बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर दरअंदाजी होती थी, वहां दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर रोकी जाए। लेटेस्ट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना दी गई है और मजीद आलात और मशीनरी की तैनाती सरहदों पर करा दी गई है। दाखिला वजीर ममलिकत की तरफ से तहरीरी सवाल के जवाब में ये पार्लियामेंट के अंदर कहा गया था। अब चलते हैं जी आगे, बात जरा बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर की सयाहत की। जम्मू कश्मीर का खजाना खाली है और खजाना खाली होने के बीच ही गुज़श्ता दिनों एक तहरीरी सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने यह कहा था कि कुछ एसेट्स को डिमोनेटाइज किया जाएगा, यानी उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा ताकि वो असासे चले भी और रियासती खजाने को पैसा भी आए।
बावसूख जरा से जो इतलात और खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सेंचुर होटल श्रीनगर को ऑक्शन के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंतजामिया ने तमाम दस्तावेजात मुकम्मल कर दिए हैं और जराया ये बता रहे हैं कि सेंचुर होटल को ऑक्शन कर दिया जाएगा और ये ऑक्शन कम से कम रियासती खजाने को 44 करोड़ रुपया दे सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत टट्टू ग्राउंड, पहलगाम क्लब को भी रखा गया है, यानी पहला सेंचुर होटल होगा, उसके बाद टट्टू ग्राउंड और पहलगाम क्लब को भी मोनेटाइजेशन में लाया जाएगा और इसी तरीके से इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जाएगी। सरकार की तरफ से ऑक्शन ये भी कहा गया कि न सिर्फ इतना बल्कि लिथियम के जो ब्लॉक्स है जिसको लेकर वजीर आला साहब पिछले दिनों बड़ी बात कह चुके हैं सलाल रियासी के अंदर, वहां पर भी 317 हेक्टेयर के मामले पर ऑक्शन को क्लियर कर दिया जाएगा और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। ऑक्शन किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है ताकि जो मालियाती खसारा जम्मू कश्मीर के खजाने को है इसको पूरा किया जा सकता है। हमारे जराया ये बता रहे हैं कि ऑक्शन सबसे पहले सेंचुर होटल श्रीनगर का होगा जिससे कम से कम 44 करोड़ रुपया रियासती खजाने में आ सकता है। प्लानिंग के तहत मजीद भी बातें कही गई हैं, ताहम याद रखिएगा सेंचुर होटल जो है ये इंतहाई अहम होटल है, डल लेक के किनारे पर है, जबरवन की पहाड़ियों के दामन तले है, वहाँ पर इस होटल को भेज दिया जाएगा। और इससे पहले भी इन मुलाजमीन की शिकायतें रहीं, जब मरकज़ ने अपनी एक बात कही थी तो काफ़ी दिनों तक वो हंगामा भी चला था। अब याद रखिएगा जब इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट 2025 सामने आई थी तो फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात साफ की गई थी और ये साफ कर दिया गया था कि रियासत का पूरा दारमदार मरकज़ की ग्रांट्स पर है और अगर मरकज की ग्रांट्स पूरी तरह से नहीं आएंगी तो रियासत का बजट डगमगाएगा। बजट ना डगमगाए इसलिए इस तरीके के इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सीधे श्रीनगर इरफान फाजिल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, क्या कुछ डिटेल्स और अपडेट्स आपके पास है? क्योंकि हमारे जो इतलात है जराया ये बता रहे हैं पहले सेंचुर होटल, फिर टट्टू ग्राउंड और फिर पहलगाम क्लब। अब टट्टू ग्राउंड की जब मैं बात करता हूं, मुझे याद है दाखिला वजीर के साथ जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड क्लास पार्क यहां पर बनेगा कि लोग एक बार आएंगे तो बार बार इस पार्क को देखना चाहेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से गुड़गांव और दिल्ली के अंदर पार्कें बनी है और हर तरह की फैसिलिटियां बच्चों के लिए बड़ों के लिए वहां पर है। तो क्या हम ये माने कि दरवाजा इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया अब जम्मू कश्मीर के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब और आसिफ रशीद साहब। जहां तक इस सेंचुर होटल प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, ये एक प्राइम प्रॉपर्टी है और ये प्राइम प्रॉपर्टी इन द बैंक्स ऑफ, अगर मैं डल लेक को लेकर बात करूं कि एक डिफरेंट सी एक पहचान है और उसका इनिशिएटिव जो है वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं या प्राइवेट फंक्शंस होते हैं वो वहां होते हैं और मेजर फंक्शंस खासतौर पर सिक्योरिटी के लेवल को लेकर जो फंक्शंस होते हैं, तो ये मैं कह सकता हूं एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है। मगर जिस तरीके से ऑक्शन के हवाले से खबर आ रही है कि अब इसको फेच किया जा रहा है और एनुअली 44 करोड़ रुपीस के हवाले से जी इनकम बताई जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के हवाले से जिस तरीके से एसेट्स और प्लानिंग के मामला थे, मोनेटाइजेशन के मामला थे, ये काफी टाइम से डिस्कस हो रहे थे, जिसमें सेंटूर होटल था, जिसमें टट्टू ग्राउंड था, या कह सकते हैं कि पहलगाम क्लब, क्योंकि हमने देखा जो रेवेन्यू आना चाहिए था, जिस तरीके से बूस्टिंग रेवेन्यू होना चाहिए था, वैसा दिखाई नहीं दे रहा था और उसके जो एम्प्लॉयज है वो भी बैडली हिट हो रहे थे, जो वेजेस के हवाले से काफी सफर कर रहे थे। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट की प्लानिंग है और प्लानिंग के साथ साथ एक और मामला सलाल रियासी का है, जहां पर आप लिथियम माइन ब्लॉक को लेकर बात करें, जिसका तकरीबन 370 जो जमीन है, या ऑक्शंस के साथ साथ अगर मैं बात करूं जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, गवर्नमेंट का मानना है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है वो कंटिन्यू नहीं किए पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्शन करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है मोनेटाइजेशन को लेकर, उसमें एक इंप्रूवमेंट सर्विसेज या तो क्या हम ये माने कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होकर मोनेटाइजेशन के लिए चला जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये अंडर प्रोसेस है और जराये के हवाले से यही खबर है कि 1-2 महीने के अंदर जो है ये प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। और ये भी सुनने में आया है कि इसको अप्रोच करने के लिए काफी ऐसे हायर बिजनेस टाइकून्स है जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के बारे में अप्रोच किया है, जो चाहते हैं कि इसको एक हायर लेवल पर चलाया जाए, क्योंकि टूरिज्म का इम्पैक्ट इसमें है और इकोनॉमी का एक बड़ा बूस्टिंग फैक्टर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, तफसीलात फराहम कर रहे थे। श्रीनगर से हमारे साथ थे और बता रहे थे कि
सूरत हाल क्या फैसले मुतवक्के वो आपके सामने रख दिए हैं। सरकारी ज़राए से इस बात की कंफर्मेशन है कि इकदामात सरकारी सतह पर जारी है। श्रीनगर की बात हुई है, थोड़ी देर में आपकी कॉल्स भी लेंगे। बात ज़रा ट्रैफिक निज़ाम की भी कर लेते हैं और पुलिस अथॉरिटीज़ का इस पर क्या टेक है वो भी आपको सुनाना ज़रूरी। गुज़श्ता कुछ दिनों से शिकायतें मिली कि मुतअद्दिद मकामात पर शहर श्रीनगर या दाएँ बाएँ मुलक्का हिस्सों के अंदर ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है या ऐसी सूरत हाल है कि चेक एंड बैलेंस के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक के हवाले से जो शिकायत हम तक पहुंच रही हैं और उसके बाद हमने अथॉरिटीज़ से भी इस सिलसिले में बात की, वो भी आपको सुनाएंगे कि तमाम बड़े जो जंक्शंस हैं, अहम तरीन मकामात हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जहां सबसे ज़्यादा दबाव ट्रैफिक का बढ़ता है, उन एरियाज़ के अंदर इंतज़ामिया की ज़रूर नज़र है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़े से कम वहाँ पर ट्रैफिक एहलकार नजर आते हैं और ये मामला अहम जंक्शंस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार दस्तयाब नहीं है, ये शिकायत भी कुछ लोगों की तरफ से की गई। तो यही मामला हमने पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ भी उठाया। सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस हुकाम के या ट्रैफिक हुकाम के वो ये बताते हैं कि अलग अलग मकामात पर जितने भी जंक्शंस हैं जहां सबसे ज़्यादा रश रहता है, गाड़ियां ज़रूरत से ज़्यादा कभी इकट्ठी हो जाना, फिर ये भी एक इसमें तर्क दिया जा रहा है कि जब से स्कूल खुले हैं, स्कूल बसेस का आना जाना, ट्रैफिक निज़ाम उस हिसाब से भी थोड़ा सा पहले के मुकाबले मुतासिर हुआ। उसकी वजह यह है कि गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ, बीच में छुट्टियां थी तो थोड़ी सी चीज़ें बेहतर थी। लेकिन जो सवालात उठे हैं उनका जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। इरफान फाजिल ने ट्रैफिक एहलकारों से, टॉप ऑफिशियल से भी इस सिलसिले में श्रीनगर के अंदर बात की। ज़रा आपको गुफ्तगू सुनाते हैं और एक अहम तरीन सवाल का जवाब भी उनसे तलाशा कि अब यहाँ से आगे हिकमत अमली ट्रैफिक हुकाम की शहर श्रीनगर और मुलाका इलाकों में क्या रहने वाली है। श्रीनगर में अब ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो बढ़ रही है क्योंकि अब तो स्कूल भी खुल चुके हैं और इन बिटवीन अगर हम देखें तो आए रोज जो है काफी बसेस वगैरह रहती है ऑन रोड पे, सुबह शाम काफी ज्यादा जाम भी रहता है। फिलहाल सिचुएशन क्या है, हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक महबूब साहब है। सब वेलकम गुलिस्तान न्यूज में। महबूब साहब, हम देख रहे हैं कि अभी काफी स्कूल्स वगैरह भी खुल गए हैं, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो किस तरीके से आप इस वक्त ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं? इज इट चैलेंजिंग फॉर यू? देखिए अभी एक दो दिन से स्कूल खुले हैं और थोड़ा मौसम का चक्कर बन गया। कल वो बारिश होगी जिस वजह से कल स्कूल टाइम पर ही जब बारिश हुई तो थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया श्रीनगर सिटी में। तो बट हमारे लड़के, हमारे ऑफिसर जो भी है सड़क पर होते हैं तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया। स्कूल खुलने से पहले हमने बहुत सारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स या उनके ट्रांसपोर्ट मैनेजर्स को बुलाया था अपने पास। उनको हमने काउंसिल किया था कि जब ये बल्क में उनकी गाड़ियां जाती है स्कूलों की तरफ या स्कूल से निकलती है तो उनको हमने ब्रीफ किया था, उनको अवेयर किया था और उनसे हम काउंसिल भी किया था कि वो मैनेज करें ट्रैफिक। जो स्कूल की गाड़ियां जब स्कूल एक साथ जाती है तो उस वक्त प्रॉब्लम बन जाती है उस एरिया में, या जब एक साथ स्कूल से बाहर निकलती है तो उस एरिया में प्रॉब्लम बन जाती है बाकी लोगों के लिए। तो उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि वो एक मैकेनिज्म ऐसा बना देंगे स्कूलों के बाहर, फेज वाइज वो गाड़ियां छोड़ेंगे स्कूल से बाहर, जब बच्चे लेकर निकलेंगे या स्कूल के अंदर जाएंगे फेज वाइज जाएंगे, जिससे हमें ट्रैफिक सिनेरियो जो है वो ठीक रहेगा। महबूब साहब, दूसरी जानिब देखा जाए तो जहांगीर चौक जो है शाम का खास तौर पर जो ट्रैफिक चैलेंजिंग है, नो डाउट अबाउट इट, कि हम देखते हैं कि काफी जैम है, कई सारी चीजें हम देख रहे हैं कि चौक सड़कें हैं, कुछ कॉर्नर है जिसकी वजह से ट्रैफिक स्मूथ नहीं चल पा रहा है। इसी वजह से बटवालों की बात करेंगे या फ्लाईओवर को लेकर देखिए जो ये ट्रैफिक मूवमेंट है इसका स्लो होना या तेज चलना, इसमें काफ़ी सारी वो डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पर। आप का सड़क पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा कोई, उससे स्लो मूवमेंट होती है। आपकी सड़क में सरफेस कंडीशन ख़राब होगी, उससे स्लो मूवमेंट होती है। आप लोग सड़कों पर रॉन्गली गाड़ियाँ पार्क करेंगे, उससे स्लो मूवमेंट होती है। तो ये सारा इफेक्ट फिर उस आम शहरी को भुगतना पड़ता है, जो हम अपनी ही गलतियाँ है और खुद ही हम वो भुगतते हैं। फिर हमारी रिक्वेस्ट बार बार यही रहती है सिटीजन से कि सड़कों पर गलत जगह पर पार्क ना करें गाड़ियां, या अपने हॉकर्स या वेंडर्स जो सड़कों पर लगाते हैं ये अपनी रेडियां, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की रिक्वेस्ट है कि ऐसे जगह पर नहीं ना लगाएं जहां ट्रैफिक की मूवमेंट में या लोगों के चलने फिरने में दिक्कत सामना हो। डिवाइडर्स को लेकर बात करेंगे, जो डिवाइडर्स वगैरह आपने लगाए हैं थोड़ा सा ट्रैफिक को लेकर, या जब से एआई सिस्टम लगा है हम देख रहे हैं कि कई कई जगह पर कुछ सवालात खड़े हो रहे हैं कि अगर इन डिवाइडर्स को थोड़ा सा हटाया जाए, जो कॉर्नर जो है वो क्लियर किया जाए, तो उससे ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है। जैसे जहांगीर चौक की मैं बात करूंगा, बटमालू को लेकर बात करूंगा, कई ऐसे स्पॉट्स है, तो इस पर क्या ट्रैफिक पुलिस कोई सोच विचार कर रही है? ट्रैफिक पुलिस का मकसद, श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस का मकसद ही यही है कि लोगों को आसाइश मिले, लोगों को वक्त पे वो अपने घरों को पहुंचे। अब जो ये आप बैरिकेड्स की बात कर रहे हैं,
बैरिकेड्स उसी जगह लगाए गए हैं, उसमें कोई रीजन है क्यों लगाए हैं। अगर वो बैरिकेड्स इस वक्त हम हटाएंगे तो आप देखिए ट्रैफिक में ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको एमए रोड की बात कहूंगा, यहाँ पर आपको कहीं बैरिकेड नहीं मिलेगा। ये हमने सब हटाए हैं। वाले से सवालात आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं, खास तौर से श्रीनगर से जो शहरी फ़ोन करेंगे ज़रूर इलाके में असल सूरत हाल क्या है जो आप आंखों देखा हाल बयां कर सकते हैं, वो प्रोग्राम के जरिए अपनी बात रखिएगा ट्रैफिक अथॉरिटीज़ के सामने और इस प्रोग्राम में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे, लाइन पे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, एक एक करके जो लोग आएंगे टीवी की आवाज़ बंद रखें और कॉल्स शुरू करें। फर्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गवर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपुर से। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब। मुझे आज खाली जो हमारे टेलीविजन भाई है ना उनके बारे में एक बात करनी है। हमें ये तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर हमारे टेलीविजन भाई नहीं होंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक निजाम और पीएचई का निजाम कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इनको सबको, जो हमारा पहला जो था 61,000 के करीब टेलीविजन, अगर इनको इकट्ठे हम लगाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कितना आएगा, क्योंकि आम लोगों को ये पता नहीं है। आम लोग ये सुनना चाहते हैं कि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कितना पड़ेगा इस पर, क्या ये मुमकिन होगा नहीं होगा। इनको बेचारों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। कॉलर हमारे साथ है, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब, ये मुस्तफा रशीद ये स्वेट फैक्स पुन बनाने वहीं अहनज ये जुकरी पे स्कूल खुले जुकरी पे हवा खप पे शालमोर तो ये वातान हर वन गाड़ि बचन हज गाड़ि तिमन तप जो वो तप ट्रैफिक जाम जन पे स्कूल खुले साहब कर गुजारिश कि मेहरबानी तप ये सहूलियत बचन क्या बचन लगे लगा तकरीबन 2 घंटे तेज रात गई प्रॉब्लम तो ओतर गई प्रॉब्लम पूरे शहर से प्रॉब्लम बिल्कुल सही है कि डाउन टाउन मज बड़ कम आसान शिकायत, लेकिन वनक सूरत हाल कि हर तरफ यह शिकायत कि जनाब ट्रैफिक ये रुको यह रुकान गंट वादन और परेशानी गसान और हुकूमती इदारस पे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट सह पूर पे हेकान पन्ने नफरी तिमन पॉइंटन पे खड़ा कर नफरी आसन गस। यह बड़ा अहम मामला। मे उम्मीद कि ट्रैफिक जिम्मेदार आसन वनकस प्रोग्राम बोजान और तुम शिकायत वात तम। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, हेलो। नाम बताइएगा, कहाँ से? बशीर अहमद। हेलो। हाँ गवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस बशीर अहमद। जी बशीर साहब। हाँ बस जावली पे बशीर अहमद। अहनज बशीर साहब वनियो। गवर साहब अस हस्पताल गुलाम नबी आजाद वक्त जुक बनोमुत। अहनज सो तैयार जोर बिल्डिंग तक डॉक्टर आसान कहें 2 बजन तक डॉक्टर आसान पत् बंद आसान। अब करतो क्या मैं सकीना जी वन तो आज गया एनटीपीसी अस्पताल न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर कि नहीं क्या अस्पताल जोर तैयार। अच्छा यह तैयार अच्छे डॉक्टर आसान 2 बजन तक डॉक्टर पत् नेरान सुबह शाम लगे इन बुजुर्गन एसएमएच अस्पताल गो। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने वापस। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। कॉलर दे दीजिएगा जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अकील साहब बात कर रहा हूँ श्रीनगर से सर। जी अकील साहब बताएं। सर इससे पहले भी सर हमने आपसे गुजारिश की थी और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी जो जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस का मामला था रिजर्व लिस्ट रूल, उस बारे में सीएम साहब न कुछ कर रहे, उनसे भी हम राब्ता के जरिए मिले थे और जम्मू में भी मीटिंग हुई थी उस बारे में, वो कुछ नहीं कर रहे हाई क्वालिफाइड एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आखिरकार हमें करना क्या है, हमारे ख्वाबों का चूर हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया अकील भाई कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और कई बार हमने भी हुकूमत की नोटिस में इस मामले को लाया था, एश्योर किया गया था फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल कि इसको देखा जाएगा, एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वजाहत अभी उस कमेटी की रिपोर्ट भी आना बाकी है जिसको 6 महीने का वक्त दिया गया। चलिए एक और कॉलर दे दीजिएगा जी, हेलो। जी नाम बताएं, कहाँ से? आवाज बंद कर लें टीवी की। हेलो, ड्रॉप कीजिएगा जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। मैं करण नगर से बोल रहा हूँ। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ होती है ना, जब बाहर से पार्किंग करती हैं हमारी गलियों मतलब मोहल्ले में करण नगर से नियर ICICI बैंक, जो गाड़ियाँ है ना यहाँ बाहर पार्क नहीं करते हैं हमारे दरवाजों के सामने, मगर कोई एक्शन नहीं होते हैं ट्रैफिक पुलिस या
जो भी डीसी श्रीनगर है, जितनी भी गाड़ियां हैं बाहर, जितने भी ऑफिस हैं, वो गाड़ियां कहाँ लगाते हैं? हमारे घरों के सामने। इस पे कोई एक्शन, काइंडली टेक अप दिस मैटर विद द ट्रैफिक पुलिस एंड डीसी सर। चलिए बहुत शुक्रिया जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये शिकायतें आई कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर हो, बैंक्स के, वहाँ पर बड़े अहम इदारे हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्होंने बिल्कुल करण नगर के अंदर जाना है, गली में कहीं गाड़ी रखी है, काम अपना करके निकलना है। दरअसल पार्किंग स्लॉट्स की भी प्रॉब्लम है और फिर जो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वो उस तरीके से बनाए गए कि अगर वहाँ गाड़ियाँ लगी तो फिर गाड़ियाँ चलना मुश्किल है। मुश्किल आप लोगों की बहुत है, ये बात तो माननी पड़ेगी हमें। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मैं जनाब यहाँ पापर तहसील अब्दुल रशीद जनाब आरज करान। जी अब्दुल रशीद साहब, अस करो जनाब आरज आज 10-15 दो ब्रुह पास करे तुम चक चाइंद वेरिफिकेशन तुम चलान अक दोन 5-8 नफर आय कोर अकिस मोहलत पत आय कहें तहन पता तमाम बनो घरे पर लिस्ट वेरिफिकेशन मा कोर मेहरबानी कर पापर तहसीलदार कर इतला जनाब। चलो सड़ा शुक्रिया कि चंदन वेरिफिकेशन चलान अड़िस इलाकस गई अड़ी कहें तो तजब्जुब शिकार सारी कि आया ये चेंज छा वह बरकरार कि क्या गो बड़ अहम मामल और मे उम्मीद कि मेंबर असम्बली से पापर तसन यह कत बोजान और तिम तवन ओकुन जोन कि अवामस क्या मुश्किल दरपेश। कॉलर्स फटाफट से 1-2 ले लेते हैं जी, उसके बाद जरा वाइंड अप भी करना है प्रोग्राम को। हेलो जी इशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। जनाब मैं इम्तियाज फारूक की अर्ज कर रहा हूँ। आपने जो आप ये टॉपिक उठाया ट्रैफिक के बारे में जी इशफाक भाई, आप भी J&K के हैं, मैं भी J&K का हूँ। आपको पता है हमारी जो सड़कें हैं फ्रॉम द बिगनिंग वही है और आज भी वही है, लेकिन अफसोस की बात यह है जो हमारे स्मार्ट सिटी की वजह से जो सड़कें थी वो और तंग हो गई। बिल्कुल जो फुटपाथ है वो बढ़ गए और जो रोड था वो बिल्कुल तंग हो गया। आप देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल हूँ, जो आपका पुराना एरिया जहाँ रहते थे महाराजा बाजार से हरी सिंह स्ट्रीट, वो देखिए वो एरिया जब वहां पर 3-4 साइड से ट्रैफिक आता है अल्लाह ही हाफिज होता है। कम से कम मैं कल बच्चों को स्कूल लाने गया था, मैं घर से निकला 10 मिनट कम 3, मैं 4 बजे पहुंचा गोरजी बाग, मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं स्कूल में। इतना ट्रैफिक जैम था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन कहाँ से चल रहा है और पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात आप देखिए समझ नहीं आ रहा है जो ऊपर का ट्रैफिक आ रहा है नीचे का ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी आपको एक कॉल की थी करण नगर से, मैं भी रहता हूँ म्यूनसिपलिटी के सामने बालगढ़ जिसको बोलते हैं। हमारे एरिया में इतना ट्रैफिक होता है जो ऑफिसर्स ने रखी होती है पार्किंग। मैं पर्सनली हमारे एसएसपी जो ट्रैफिक है उनके पास गया एंड मैं अफसोस से ये कहता हूँ आपको, उनने मुझसे एक बात कही, जो आप यहाँ आते हो बेहतर है आप म्यूनसिपलिटी जाइए, उनको पार्किंग मांगिए, अब यहाँ मत आइए। ये हमारे एसएसपी साहब का जवाब था, मुझे उनने कहा। बड़ी अफसोस की बात है जो अंदर पार्किंग हमारे, अगर खुदा ना कहीं आग लगेगी यहाँ कुछ नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आता ये गाड़ियाँ पार्किंग में क्यों नहीं रहती और इनको अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ये अपनी जगह क्यों नहीं रखते पार्किंग। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ये शहर का बना है और पीक आवर्स में जो हालात है शहर की वो इंतहाई अफसोसनाक है। दिन में तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है, लेकिन पीक आवर में सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक और शाम को 3 बजे के बाद 6, साढ़े 6 बजे तक शहर की इंतहाई बुरी हालत रहती है और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से भी अभी उतना कोई माकूल निज़ाम ग्राउंड पर नहीं है जी। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं जी प्रोग्राम के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुस्तफा कलबर अब्दुल मुजीद टॉयलेट करियो त्रायो पत आख रेत जनवरी तनखा अहन सर सह चोटुक तक लोनस जिरियत इकटे क्या जनवरी फरवरी लोन तुम तुक 2 रियत वन चलान मार्च फरवरी वन वन गए मार्च तस्ती वन फरवरी त्रावन इंशाल्लाह तनख्वाह मुतलिक हेक बह यीचान वन कि कह दह करू तुम सबर तुहद तनख्वाह वात तह ओत्र तम सात मामले डिस्कस गो। अफसोस तिमन लुकन शायद हेरी बिहित तिमन यूता पता कि यीचा प्रॉब्लम है तो यह तुंदिस दफ्तर से अंदर फाइल नचान, लेकिन हुकूमती इदारन वो यह खबर लजम और मे उम्मीद कि इत पे तमो वाद कोर्मुत यह मसल गई जरूर हल। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम की। हेलो जी नाम बताइएगा कहाँ से।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम की कॉल्स का इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबरें और भी थी लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, और चलते चलते कुछ इलाकों का मुख्तलिफ अजला के अंदर जो मौसमी सूरत हाल है एक एक करके आपके सामने रखी है। लेकिन दर्जा हरारत रात का क्या था, टेम्परेचर मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीर और जम्मू प्रोविंस के 5-5 अजला में आपके सामने वेदर अपडेट्स में। चलिए श्रीनगर चलते हैं, जहां पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। गांदरबल के अंदर यही दर्जा हरारत रात का 6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी आ रही है। पुलवामा यहाँ पर 8.0 डिग्री, लेकिन आज पूरे दिन बारिशों का इम्कान लगाया है। कुपवाड़ा के अंदर 4.1 बालाई इलाकों के अंदर बर्फ हो रही है, आज बारिशें होंगी। और गांदरबल 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू आएंगे तो जम्मू के अंदर रात का कम से कम दर्जा 16.6 डिग्री, यानी बहुत बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके ही। सांबा 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधमपुर के अंदर यही दर्जा हरारत 13.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन किश्तवाड़ जाएंगे और पुंछ जाएंगे, जहां पर आज बारिशें होंगी, तो किश्तवाड़ के अंदर 7.3 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत, क्योंकि रात भर बारिशें और तेज़ हवाएं चली हैं। पुंछ की भी सूरत हाल इसी तरीके की है, जहां पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और आज पूरे दिन बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। तो मौसम की इस खबर के साथ ही अपने मेज़बान को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जे के मॉर्निंग शो में इस वक्त हमारे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का न थमने वाला सिलसिला गुलिस्तान जारी है। अल्लाह हाफ़िज़।